हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यदि आप बी फार्मा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो कि पिछले ईयर बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आखिर बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का PDF और कुछ नोटिफिकेशन और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहे और आपकी बी फार्मा और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्रॉपर चलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट्रोजन को पादपों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, जो कि 2017 में पूछा गया है। नाइट्रोजन को पादपों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है फ्रेंड, पौधों से किस रूप में लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए है फ्रेंड NO3 और बी है NaHA, इसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन स्वांगीकरण का प्रथम स्थिर उत्पाद है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन स्वांगीकरण का प्रथम स्थिर उत्पाद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि स्वांगीकरण का प्रथम स्थिर उत्पाद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया को क्या कहते हैं। फ्रेंड, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आंसर तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, बस आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें पूछा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है अंधकार में, उसे अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकमैन क्रिया। फ्रेंड, ब्लैक से काला होता है और यहाँ अंधकार भी पूछा है, अंधेरा, अंधकार, ब्लैक, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकमैन क्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मरुस्थलीय मांसल पादपों में दिन के समय रंध्र बंद होने पर भी वे किसके द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मरुस्थलीय मांसल पादपों में दिन के समय रंध्र बंद होने पर भी वे किसके द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं। 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल द्वारा CO2 को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दिन के किस समय प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग श्वसन दर के बराबर होती है। फ्रेंड, ये श्वसन के बाद दर रहेगा, यहाँ दन लिखा गया है, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 2018 में पूछा गया है। दिन के किस समय प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग श्वसन दर के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रातःकाल सूर्योदय के समय। फ्रेंड, इंग्लिश में बोले तो मॉर्निंग के समय जो होता है समय, वो श्वसन दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कुल अवशोषित जल का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कुल अवशोषित जल का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1%। 1% भाग प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप बस ध्यान से याद कीजिए। याद क्या करना, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अपने आप सब समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत प्रकाश का भाग ही उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत प्रकाश का भाग ही उपयोगी होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कितने प्रतिशत प्रकाश मतलब ऊर्जा के भाग ही उपयोगी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.5 माइनस 3.5%, 0.5 से 3.5% भाग उपयोगी होता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, O2 की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर
2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, O2 की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घटती है। फ्रेंड, जब O2 की अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसकी दर क्या होती है, यही पूछा है। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, घटती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनऑक्सीशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनऑक्सीशोषण होता है। फ्रेंड, एक ऑक्सीशोषण होता है, एक अनऑक्सीशोषण होता है। तो यहाँ पे पूछा गया अनऑक्सीशोषण होता है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अनऑक्सीशोषण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फ्रेंड अनऑक्सीशोषण होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि अनऑक्सीशोषण किस में होता है या कैसे होता है। तो साइटोप्लाज्म में अनऑक्सीशोषण होता है या ऑक्सीशोषण होता है। तो यही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वो, साइटोप्लाज्म में अनऑक्सीशोषण होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवायवीय ग्लाइकोलिसिस के समय उत्पन्न 2 NADH H+ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस के समय उत्पन्न 2 NADH H+ आयन से प्राप्त होते हैं, H+ से प्राप्त होते हैं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा केमिस्ट्री का भी टर्म दे दिया इसी में, बायोलॉजी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 ATP अणु, जो कि NADH से प्राप्त होते हैं H+ आयन के मिलकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन में CO2 के उत्पन्न की दर्शाने के प्रयोग में KOH का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह CO2 को, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड है ए, अवशोषित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड 2018 में पूछा गया है। जो मैं प्रीवियस ईयर का वीडियो फ्रेंड आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डीपली। अगर नहीं आता फ्रेंड, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इसे 2-3 हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वसन में CO2 के उत्पादन की दर्शाने के प्रयोग में, इसमें पूछा गया दर्शाने के प्रयोग में KOH का प्रयोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, क्योंकि यह प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह CO2 को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं, KOH का प्रयोग करते हैं। CO2 के उत्पादन में KOH का प्रयोग किस लिए करते हैं, अवशोषित करने के लिए। श्वसन में CO2 को उत्पन्न के दर्शाने के लिए, अवशोषित करने के लिए KOH का प्रयोग करते हैं। बाकी फ्रेंड आप पढ़ के भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा भाग ऑक्सीजन की कमी में श्वसन कर सकता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा भाग ऑक्सीजन की कमी में श्वसन कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीज। फ्रेंड, बीज जो होता है ज़मीन के अंदर, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, आप लोग जानते हैं, फिर भी वह भी श्वसन कर सकता है। कौन सा भाग ऑक्सीजन की कमी में श्वसन कर सकता है, तो बीज है। मिट्टी के अंदर जैसे गेहूँ हुआ, चावल, धान, सॉरी, जो बीज होता है गेहूँ का, चने का, मटर का, हम जब उसकी धरती के अंदर उसे बो देते हैं तो मतलब ऊपर से मिट्टी चली जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। वही इसके कहने का मतलब है, कौन सा ऐसा मतलब ऑक्सीजन कमी भी श्वसन करता है जहाँ ऑक्सीजन कम मिलता हो, तो ये बीज है। यहाँ फ्रेंड तना, जड़, पत्ती है, तो तना पत्ती फ्रेंड ये तो ऊपर होते हैं ना, ऊपर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो बीज होता है उस ज़मीन के अंदर पूरा रहता है, उसमें कोई पौधा उगा नहीं रहता है, तो ये श्वसन की कमी में भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, श्वसन कर लेता है ऑक्सीजन की कमी में भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2018 में पूछा गया है, पादपों में ऊतकों की क्षति क्या प्रदर्शित करती है। फ्रेंड, इसका कहने का मतलब है कि पादपों में ऊतक की कमी क्या प्रदर्शित करती है, या ऊतकों की क्षति मतलब नष्ट हो जाना, या कुछ जो ऊतक नष्ट होने लगते हैं तो क्या प्रदर्शित करता है पादपों में, पौधों में क्या लगता है कि ऊतक की कमी हो रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में अस्थायी वृद्धि। श्वसन फ्रेंड अस्थायी मतलब अस्थायी वृद्धि नहीं होती, कहीं से भी
शोषण बढ़ जाए, घट जाए, अस्थायी वृद्धि हो जाए, इसका आने का मतलब यही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्रेब्स चक्र का प्रमुख महत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड, एक क्रेब्स चक्र जो होता है, आप लोग इसे एक बार अपने किताब में पढ़ लीजिएगा। क्रेब्स चक्र के बारे में इसका थोड़ा बताया भी गया है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही है, उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल का उत्पादन, बी, एटीपी का उत्पादन, सी है ऑक्सिन का उत्पादन। ये प्रमुख चक्र हैं जो क्रेब्स चक्र का प्रमुख महत्व है। महत्व इसके महत्व है कि ये तीनों हैं, ऑप्शन ए, बी, सी। बाकी फ्रेंड एक बार आप क्रेब्स चक्र के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से अधिकतम शोषण दर किसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से अधिकतम शोषण दर किसकी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज। फ्रेंड, मैंने ऊपर ही बताया था कि मतलब कौन से बीज है जो मतलब कम ऑक्सीजन में भी शोषण कर सकता है, और यहाँ अंकुरित बीज में दिया है निम्न में से अधिकतम शोषण दर किसकी होगी। तो अंकुरित बीज का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बसंतीकरण में कम ताप उपचार से पादप में क्या होता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बसंतीकरण में कम ताप उपचार से पादप में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पन शीघ्र, मतलब शीघ्र ही पुष्प आ जाएंगे या कुछ अलग उसमें चेंजमेंट हो जाएगा। ये बसंतीकरण में कम ताप पर उपचार में पादप में क्या होता है, ये पूछा। पुष्पन शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, और पुष्पन मतलब पुष्प, फूल, कुछ भी कह लीजिए, आप बस समझ में आना चाहिए फ्रेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति निम्नलिखित में से है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि 2019 में पूछा गया है। पुष्प के खुलने, जो फ्रेंड हम अपने भाषा में फूलना भी बोल सकते हैं, फूल खिल गया, फूल गया, तो ये पूछ रहा है पुष्प के खुलने व बंद होने की गति निम्नलिखित में से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुकुंचन। अनुकुंचन जो गति होती है वो फूलों को खुलने बंद होने की गति निम्नलिखित में से है, अनुकुंचन, या क्रमानुकुंचन तो नहीं बोल सकते, अनुकुंचन ही ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीजों के अंकुरण मतलब फ्रेंड जो बीज अंकुरित होते हैं उनके किस तापमान में उसे रखें कि वह उसके लिए आवश्यक है, किस तापमान में वह अच्छे से रहें या वृद्धि करें, कौन सा तापमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 से 30 डिग्री। फ्रेंड 25 से 30 डिग्री में अगर हम अंकुरण को रखें तो उसका तापमान, तो यह अंकुरण के लिए सही होता है। जैसे फ्रेंड गेहूँ या चावल हम बोने के लिए जाते हैं तो उसे पानी में हम लोग भिगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में उत्पन्न नहीं होंगे या फूलेंगे नहीं, वो नहीं उत्पन्न होंगे। तो उसे अगर पानी भिगो देते हैं तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है 25 डिग्री, जिसमें वह उसकी न्यूनतम होता है, वो उत्पन्न होते हैं 25 से 30 डिग्री। आप इसे याद रख सकते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 से 30 डिग्री। और मनुष्य के शरीर का तापमान तो फ्रेंड आप नॉर्मल जानते होंगे, 37 डिग्री से। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मूलांकुर द्वारा पादप का कौन सा भाग निर्मित होता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, मूलांकुर द्वारा पादप का कौन सा भाग निर्मित होता है। निर्मित मतलब निर्मित, निर्माण या कुछ भी कह लीजिए फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़। इसी के द्वारा पूरा पादप निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पादपों में दीप्तिकाल का प्रभाव किस भाग पर दिखाई देता है। 2018 में पूछा गया फ्रेंड क्वेश्चन है, पादपों में दीप्तिकाल का प्रभाव किस भाग में दिखाई देता है, किस भाग पर दिखाई देता है दीप्तिकाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, पुष्प पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से अधिक मात्रा में इथाइलिन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड जो कि 2017 में पूछा गया है।
अधिक मात्रा में इथाइलिन का संश्लेषण होता है। फ्रेंड, अगर यदि आपको इथाइलिन का सूत्र आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। पूछा गया है अधिक मात्रा में इथाइलिन का संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण ऊतकों व पके हुए फल में। इथाइलिन का संश्लेषण किसमें होता है? जीर्ण ऊतकों व पके हुए फल में। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सजात पुष्पी परागण जियोटोमोगैमी। क्वेश्चन नंबर 22 है सजात पुष्पी परागण में। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है सजात पुष्पी परागण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प का निषेचन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 22 है, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है क्लास 12 में बायोलॉजी का एनसीईआरटी या कुछ भी, तो आपको परागण वरागण वगैरह पढ़ाया गया होगा, कैसे होता वायु परागण जल परागण। तो वही है सजात पुष्पी परागण में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुष्प का निषेचन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागण द्वारा होता है। फ्रेंड, जैसे एक पौधा है उस पर 2 पुष्प लगे हैं, तो उसी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जो परागण होता है या मक्खी परागण या कुछ भी जंतुओं द्वारा या कहीं हवा के द्वारा, तो वही बता रहा है होता है। पुष्प का निषेचन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस मार्ग से प्रायः परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है? 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, किस मार्ग से प्रायः परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजांड द्वार। फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल हैं, आपको क्वेश्चन ही देखकर समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, कूट फल का उदाहरण है। 2018 में पूछा गया फ्रेंड क्वेश्चन है कूट फल का उदाहरण है। इसमें फल का पूछा है फ्रेंड, इसे पुष्प पे ना ध्यान दीजिए या कुछ पे भी ना, फल जो दिया है उसका मेन टॉपिक है, पकड़िए कूट फल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेब। सेब कूट फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य फल। तो फ्रेंड, आपको वीडियो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सत्य फल मतलब अंडाशय से निर्मित है, उससे सत्य फल ही सच में या फल है जो उसी अंडाशय से उत्पन्न है, तो अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्य फल, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड, ये थे 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से लिए गए थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। बस फ्रेंड, आप अपने 11th और 12th है, ज़्यादातर 12th के फिजिक्स को आप थोड़ा रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा वहाँ से मिल सकते हैं। बाकी बायोलॉजी को तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करा ही दे रहा हूँ। बाकी जब बायोलॉजी का जो कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर वाला वीडियो, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ला दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ पूछना है फ्रेंड पर्सनली तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में ज़्यादा प्राइवेट क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, तो इसलिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया कीजिए इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।